तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी विरोधी राजनीति जोर पकड़ रही है। इसका कनेक्शन बिहार चुनाव से बताया जा रहा है। आखिर क्या है यह पूरा मामला? इसी मुद्दे पर प्रस्तावना मीडिया समूह के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है तो राजनीति से ही जुड़ा, लेकिन ये मुद्दा उत्तर भारत के बजाय दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दक्षिण भारत में राजनीति का एक नया शगुफा, एक नया फिर से छोड़ा गया है। दक्षिण का सबसे बड़ा राज्य है शुक्ला जी, तमिलनाडु। हमारे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय शुक्ला जी, अभयानंद शुक्ल जी। तो उनसे हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वही इसको विस्तार से बताएंगे। शुक्ला जी, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अभी जारी हो गई प्रक्रिया। अप्रैल में तमिलनाडु में होने वाले हैं, लगभग 6 महीने के बाद। इससे पहले वहां फिर से एक बार हिंदी विरोध की राजनीति शुरू हो गई है। किस तरीके से हो रही है और क्या मायने हैं इसके? असल में पीयूष जी, तमिलनाडु शुरू से ही उत्तर भारतीयों का विरोध करता रहा है जी, हिंदी का विरोध करता रहा है। वहाँ के जो सत्तासीन लोग हैं, उनके सत्ता में बने रहने का यही एक सबसे बड़ा यह है, हिंदी का विरोध करना। जी, जी। वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपनी जनता को, तमिलनाडु वासियों को। जी, वो बार बार ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति इनसे अलग है, ये है वो है, हम यहाँ के मूल निवासी बाहर से आए हैं, ग्रामीण और आर्य का झगड़ा, वो भेदभाव करते हैं जी। तो वो इसको राजनीति के रूप में हम इस्तेमाल करने लगे हैं। जो चीज दब सी गई है, एक तरफ से उत्तर भारतीय लोगों की स्वीकारता तमिलनाडु में हो गई, तमिल की स्वीकारता यहाँ हो गई। दोनों जगह के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग नौकरी करने वहां जाते हैं, वहाँ के लोग नौकरी करने यहाँ। और सबसे बड़ी बात, कितने वहाँ के फिल्म कलाकार हैं जो हिंदी फिल्मों की वजह से ज्यादा चर्चित तमिलनाडु में दक्षिण, चाहे आप कमल हासन की बात करो, चाहे रजनीकांत की बात करो, दक्षिण भारतीय फिल्में जितनी उत्तर भारत में चलती हैं उतनी शायद दक्षिण में नहीं चलती होंगी। बिल्कुल। कितनी अभिनेत्रियां बैजंती माला से लेके अभी एक कांतारा फिल्म आई थी। मतलब जितना दक्षिण भारतीय सिनेमा हॉल में नहीं रहते थे, उतना उत्तर भारतीय रहते थे। बिल्कुल। तो जनता, जो आम जनता, वो तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, हो गया है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन द्रविड़ियन राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो इसको राजनीति का हथियार बनाते हैं। ये इसको गरमाए रखना चाहते हैं। मुझे लगा जो चुनाव आने वाला है ना, वो सोचना एक ऐसा मुद्दा लाया जाए, वोटों का ध्रुवीकरण फिर से हो। आपको याद होगा कि इसी साल मार्च में जी, रुपए का जो चिन्ह है, जो देवनागरी में लिखा था, उसको उन्होंने तमिल में कर दिया। जी। हालांकि किसी भी इस तरह के चिन्ह को चेंज करना ये राजद्रोह की संज्ञा में आता है। बिल्कुल। सत्ता का अपमान है, लेकिन राजनीति है। भाजपा ने भी इसको बहुत नहीं तोड़ दिया, केंद्र सरकार ने भी तोड़ नहीं दिया, तो वो चल गया, उनका चल रहा है। ये सिर्फ जो है विवाद बनाए रखने की एक जो है प्रक्रिया थी। अब ये जो नया विवाद है कि राज्य में हिंदी में लगे बोर्ड, बैनर, फिल्में हिंदी की, हिंदी गाने, इन सब पर बैन करेंगे। हिंदी भारत की आत्मा है। जी। और भारत की आत्मा को तमिलनाडु में बैन कर देंगे तो ये अच्छा संकेत नहीं है। असल में इन्होंने तो कोशिश ये किया था कि विधानसभा में इसको बाकायदा एक विधेयक लाके इसको बैन कर दिया जाए, इस पर मोहर लगा दी जाए, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से मामला फंस गया। ये विधेयक अभी कल विधानसभा में आ नहीं पाया, लेकिन उनका प्रयास तो था, ये बहुत तगड़ा प्रयास किया था। और भाजपा ने इसका विरोध भी किया था। भाजपा के नेताओं ने इसको कहा था कि कोई विनोद सेल्वम करके हैं वहां के भाजपा नेता, उन्होंने इसको बहुत बेतुका कहा था कि ये उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश है।
और इसको इसको समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए, और ये संविधान विरोधी है। जी हाँ, उनकी बात काफी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि हिंदी जो है संविधान सम्मत और संविधान से रेटिफाइड भाषा है, बाकायदा घोषित राजभाषा के रूप में हिंदी को एक्सेप्ट किया गया था। तो आप ठीक है, आप तो तमिल को बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उत्तर भारत में लोग हैं कि वो वैसे यूपी को ही ले लीजिए, यूपी में 3-4 भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं बुंदेली बोली जाती है, कहीं दुहेली बोली जाती है, कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, लेकिन किसी को हिंदी से पढ़ना नहीं है। और हम लोग एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हैं, कभी विरोध नहीं करते। भाई वहाँ के लोग भी, तमिलनाडु के लोग भी जब यहाँ आके 2-4 साल रह जाते हैं तो भी हिंदी बोलना सीख जाते हैं और हिंदी बोलते हैं। जी, तो ये चीजें जो है बस सिर्फ उससे ये कि राजनीति का खेल है। उनको और को असल में वहाँ की जो सरकार है, जो स्टालिन की सरकार है, वह एंटी इनकम्बेंसी का मामला झेल रही है, और उनको लग गया है कि इस बार हम सरकार नहीं बना पाएंगे। और भाजपा का बढ़ रहा जो ज्वार है, जो बढ़ रही है भाजपा, बिल्कुल, हाँ। और सीपी राधाकृष्णन जो जीत गए हैं भाजपा के दरअसल ये प्रत्याशी उपराष्ट्रपति के रूप में, तो उनको अपनी सिंहासन डोलता नजर आ रहा है। तो वो फिर जो है तमिल के मुद्दे को जिंदा करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। शुक्ला जी, इसमें आप जो बात बता रहे हैं बिल्कुल सही ये चीजें हैं। और आप वहाँ की सरकार रुपए का साइन चेंज करने की कोशिश करती है, और आप देखिए कर चुकी है। जबकि आप ये देखिए, हमारी वित्त मंत्री वहीं से आती हैं, कितनी अच्छी हिंदी वो बोलती हैं। हमारे उपराष्ट्रपति वहां से आते हैं। और दक्षिण भारत में कितने बड़े मंदिर हैं जहाँ उत्तर भारत का व्यक्ति सबसे अधिक जाता है। और वहां के जो रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, दुकान वाले, होटल वाले सब हिंदी बोलते हैं। सारी चीजें हैं। सिर्फ राजनीतिक स्तर में विरोध है स्थानीय लोगों के बीच में। मुझे कई बार दक्षिण भारत जाने का मौका मिला, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तमाम जगह मैं गया। मैंने कहीं पे ऐसा नहीं देखा कि हिंदी भाषी होने के कारण मुझे कोई तकलीफ हुई हो। तो ये जो हो रही है राजनीति, शुक्ला जी, ये सिर्फ सरकार के लेवल पे हो रही है। लेकिन क्या एक जो एंगल जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तमिलनाडु सरकार का जो निर्णय है, आप इसको बिहार से कैसे जोड़ के देखते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन चल रहा है। अब देखिए क्या है कि बिहार में पिछले दिनों राहुल गांधी ने SIR के लिए पदयात्रा शुरू की थी 15-16 दिन। उसमें इनकी पार्टी से भी, स्टालिन की पार्टी से भी नेता आए थे। शायद स्टालिन ही आए थे, मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ। जी। तो उनका बहुत विरोध हो गया, क्योंकि वो शुरू में उनका जो बयान था कि उत्तर भारतीय और बिहारी यहाँ आके टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं, सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, उसको लेके बड़ी उनकी थूथापजी है। तो ये बड़ा उनका विरोध हुआ, तो वापस जाओ किनारे तक लगे थे। तो वहां से जब लौट के गए हैं, तो अब चूंकि बिहार में तो चुनाव हो रहा है, बिहार के लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनको ये समझ में आ गई कि उत्तर भारतीय हमको वोट नहीं देंगे। जो वहां पर उत्तर भारतीय रह रहे हैं वो हमको वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि जब वोट नहीं देंगे तो उनकी बात ही क्यों करना, अब सिर्फ तमिल चल रहा है। ये स्टालिन की खींच है, इसका मतलब ये स्टालिन की बिहार में हुआ अपमान का एक खींच भी है। और दूसरा ये भी है कि अप्रैल मई 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसकी वो जमीन तैयार कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि चूंकि उनको एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है, झेलना पड़ रहा है, तो उस मुद्दे से ध्यान भटाने के लिए और भाजपा के बढ़ते ज्वार को की काट पैदा करने के लिए, भाई सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बन जाना छोटी घटना नहीं है, और सफलतापूर्वक जीत जाना। तो इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु का जो है इमोशन भाजपा के साथ जुड़ रहा है। बिल्कुल, भाजपा की स्वीकार्यता वहां बढ़ रही है, ये तो है। तो उसकी काट पैदा करने के लिए इन्होंने ये बात की है। तो एक तो बिहार में जो उनकी थूकापजी है, तो ही जो वापस जाओ के नारे लगे, नारेबाजी खिलाफ हुई वो, और दूसरा अपना चुनाव देखना है 2026 का, इसके लिए उनको जो है ये करना है। ऐसा करके कुछ हासिल कर पाएंगे? वो करना तो है,
अब देखिए उत्तर भारतीयों का दिल तो वो नहीं जीत पाएंगे जी, क्योंकि जब वो उनको टट्टी साफ करने वाला, सड़क साफ करने वाला पहले ही कह चुके हैं, हाँ, तो बिल्कुल इससे तो वो हासिल है। वो सिर्फ जो है अपनी जरूर राजनीति, अपनी तमिल राजनीति को चमका के और इस वोट पर एकाधिकार करना चाहते हैं। तो हालांकि लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं, पहले हुआ करता था कि भाषा के नाम पर लड़ा देता था आदमी, प्रदेश के नाम पर लड़ा देता था, लेकिन अब ऐसा रह नहीं गया। लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको भी मालूम है कि तमिलनाडु के लड़कों को, बच्चों को कि हमको दिल्ली नौकरी करने के लिए आना पड़ सकता है, हमको अहमदाबाद जाना पड़ सकता है, हमको बिहार जाना पड़ सकता है। तमाम आईएएस जो है हमारे यूपी में, तमिलनाडु के हैं और बिहार में है, तमिलनाडु के हैं, बिल्कुल। तो उनके मन में तो कोई बात नहीं है, उन्हें तो नौकरी करनी है, ऑल ओवर इंडिया नौकरी करनी थी वहां, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे उनको कुछ हासिल होने वाला है, लेकिन वो कहते ना मरता क्या न करता जी जी। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये चैलेंज की हताशा और निराशा है, तो इसी को बाहर के जो है उनको नहीं दिख रहा है, अपना राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अच्छा वैसे मतलब एक चीज और रही है, सबसे मतलब शुरुआत इसकी बताते हैं 1937 से हुई थी हिंदी विरोधी आंदोलन की शुरुआत, और इसको ब्राह्मणों के विरोध से भी जोड़ा गया, अपर कास्ट से भी। मतलब ये माना गया कि ब्राह्मणों का विरोध और हिंदी का विरोध, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत में श्लोक पढ़ता है, पूजा पाठ करता है, हिंदी देवनागरी सब एक ही परिवार है, तो किस और उसको एक नया वो रूप दे दिया गया। राम का विरोध, राम को गाली देना, ये करना वो करना, तमाम चीजें। रामास्वामी पेरियार इनके एक नेता हुआ करते थे बहुत पहले, करुणानिधि, फिर रामचंद्रन, ये सारी चीजें। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, फिर आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। जयललिता, एक बार आपको याद होगा इलाहाबाद आई थी, एक बहुत बड़ी रैली हुई थी संयुक्त विपक्ष की, और जयललिता जिनको हम लोगों ने कभी हिंदी बोलते नहीं सुना था, जयललिता ने इलाहाबाद में आके हिंदी में भाषण दिया था मंच से, आपको भी याद होगा। असल में जयललिता जो है वो स्टालिन की पार्टी के अगेंस्ट बनी ही है, बिल्कुल। हाँ। उसी से अलग बनी है, तो उनकी सोच तो अलग होगी ही होगी। हाँ, ठीक है। और जहां तक बात उसकी है, मेरी समझ नहीं आता कि जब ये श्लोक का उच्चारण करते हैं वहां के पंडित, वहां के ब्राह्मण, तो संस्कृत में ही करते हैं। सारे श्लोक, सारे मंत्र संस्कृत में बने हुए हैं, तो अगर करना है तो उनका भी ट्रांसलेशन कर दो तमिल में, लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ राजनीति है, इसमें ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक बहाना चाहते हैं, ताकि किसी तरह जो है हम द्रविड़ संस्कृति के नाम पर, तमिल संस्कृति के नाम पर वोटों को पोलराइज कर सकें। जी जी हाँ, बिल्कुल। ये राजनीति से ही जुड़ा मामला है, राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है, कानून व्यवस्था अपनी जगह है, तो इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है समझाइए। अब देखिए, हिंदी को जो है संविधान सम्मत राजभाषा बनाया गया है, बिल्कुल। और इसको जो है कोई भी अगर हटाने की कोशिश करता है तो संविधान विरोधी काम करता है। भाजपा भी यही कहती है, बाकी लोग भी यही कहते हैं। अब इंडी गठबंधन के कुछ लोग ना कहें, ये अलग बात है, लेकिन ये है संविधान विरोधी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कहाँ छिप रहे हैं? इनका ये तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो भाषाओं की व्यवस्था दी गई है, उसमें एक चीज कही गई है कि अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी का आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि हम तमिल संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए तमिल में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी को हम संपर्क भाषा के रूप में रखेंगे। संविधान को प्रावधान का उल्लंघन। तो उस समय तो इसलिए अंग्रेजी को दिया गया था कि तमाम उत्तर भारत के लोग तमिल नहीं जानते थे, तमिल लोग उत्तर भारत भाषा नहीं जानते थे, तो एक उसके लिए। लेकिन जब ऑलरेडी हिंदी हमारी राजभाषा बन गई है तो उसका अपमान करना ठीक नहीं है। अरे आप हिंदी को ही संपर्क की भाषा बनाइए ना जी, अगर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं तो हिंदी क्यों नहीं? और आपको ये बता दूं, वहां के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हाँ, आज से नहीं पढ़ाई जाती है, बहुत पहले से पढ़ाई जाती है।
ये सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है इनका। हाँ, डीएमके का। और जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं, रेलवे होता है, स्टेशन, हवाई अड्डे होते हैं, वहां पे हिंदी में भी बोर्ड होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है तो केंद्र सरकार को उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। सीआरपीएफ होगी या जो भी होगी, पुलिस होगी, सेना होगी, सब जगह हिंदी में भी बोर्ड होगा, तमिल में होगा, अंग्रेजी में होगा, हिंदी में भी होगा। बस ये इसकी संवैधानिक, ये जो है असंवैधानिक है ये। हाँ, इसको इसीलिए विधानसभा में यह प्रस्ताव आ नहीं पाया। ये किसी विद्वान ने, किसी जानकार ने बता दिया होगा जी कि ये जो है असंवैधानिक हो, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि हम कोई असंवैधानिक काम नहीं करेंगे जी। और ये 343 अपने 4 के बीच जो प्रावधान दिए गए हैं उसकी आड़ लेने की कोशिश किए थे। हाँ, लेकिन हिंदी को खत्म कर देंगे तो ये तो असंवैधानिक हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ तो नहीं है, बस ये राजनीति है। ये सिर्फ जो है एक मुद्दे को हवा दे दिया उन्होंने। वो समय अलग था जब हिंदी का विरोध हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब आज का जो युवा है, वो चाहे उत्तर भारत का हो चाहे दक्षिण भारत का, वो समान रूप से हिंदी को जानता समझता है, बोलता भी है। आप जाएंगे, आप किसी से बात करेंगे दक्षिण भारतीय व्यक्ति से, तो वो आपको हिंदी में आपकी बात को समझेगा भी, भले ही टूटी फूटी सही, आपको जवाब भी देगा, आपको जानकारी भी देगा, आपसे संपर्क भी करेगा। और हिंदी ऐसे ही संपर्क भाषा के रूप में बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, नेहरू भी यही मानते थे। बिल्कुल, जब ये मुद्दा चल रहा था राजभाषा का, हिंदी का विवाद बहुत चला, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है जिसको एमके स्टैलिन, मुझे ऐसा लग रहा है, शुक्ला जी आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कि हताश निराश हो चुके हैं। और बिहार में जो उनकी फुटका फजियत हुई तो उनको नहीं मालूम। हम तो कहते हैं कि भाजपा को इसको खूब हवा देना चाहिए। बिहार में फायदा होगा। और वो ये क्यों नहीं सोचते हैं, जिस दिन हिंदी वालों ने तमिल का विरोध करना शुरू कर दिया, तमिल के कलाकारों का, तो क्या होगा? AR रहमान कहाँ जाएंगे? श्रीदेवी तो अब है नहीं, रेखा कहाँ जाएंगी? हेमा मालिनी कहाँ जाएंगी? दक्षिण के ज्यादातर कलाकार जो प्रसिद्धि पाते हैं दुनिया भर में, वो हिंदी के कारण पाते हैं। चाहे वो कमल हासन हो, चाहे वो रजनीकांत हो, कोई भी बड़ा कलाकार हो, वो यहाँ आके प्रसिद्धि पाते हैं। अगर यहाँ की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने या हिंदी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया तमिल वालों का, तो और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां की जनता इस बात को नहीं, इसका विरोध करती है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मुद्दा है। एमके स्टैलिन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उनको लग रहा है कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है अगले चुनाव में, तो उससे घबरा के इन्होंने ये मुद्दा छेड़ा है, सामने लाए हैं। फिर से जर्मानी भाई, वो विजय थलपति की रैली में करूर में जो बवाल हुआ जी, उसकी जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। जो कि बेवकूफी के चक्कर पड़े हैं। जी हाँ, एक तरीके से ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिसकी आज एक अच्छी चर्चा हुई। शुक्ला जी ने काफी विस्तार से इसके हर पहलू के बारे में बताया। अगले अंक में हम फिर एक नई चर्चा को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।